जिस पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन हुआ है एंड जिन पर्सन्स का नाम रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप में दर्ज है एज अ पार्टनर, वो लोग ही केस करेंगे तो ही बच्चों केस होगा, नहीं तो केस होगा नहीं। जिन पार्टनर्स, जिन पर्सन्स का नाम पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन के वक्त रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप में बच्चों दर्ज है, उन्हीं लोगों को फर्म के बिहाफ केस करने का अलाउड है। अब बच्चों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जरा देखो, एग्जाम्पल पे ध्यान दो बच्चों, आंसर पे ध्यान नहीं देना आप लोग। मैं जब क्वेश्चन पढ़ूंगा एंड आपसे कुछ डिस्कस करूंगा तो आपका उस पर ज्यादा ध्यान रहना चाहिए। अच्छा देखो क्या लिखा है, ए एन कंपनी इज रजिस्टर्ड एज पार्टनरशिप फर्म। बच्चों रजिस्टर्ड हो गया है, देखो रजिस्ट्रेशन हो गया है। ए एन कंपनी इज रजिस्टर्ड एज पार्टनरशिप फर्म इन 2015, 2015 में रजिस्टर्ड हो गई विथ ए बी एंड सी एस पार्टनर्स। चलो बच्चों टाइप करो, कितने पार्टनर्स थे ये फर्म में जब इनकी रजिस्ट्रेशन हुई है? कितने पार्टनर्स थे? 3, ए बी एंड सी। तो बच्चों मेरा सवाल समझ लो, जब 2015 में रजिस्ट्रेशन हुआ पार्टनरशिप फर्म का, तो डोंट यू थिंक सो कि ए बी एंड सी का नाम एज अ पार्टनर वहां रजिस्टर में दर्ज हो गया होगा? सही बोल रहा हूं? ए बी एंड सी का तीनों का नाम रजिस्ट्रेशन के वक्त वहां रजिस्टर ऑफ फर्म में दर्ज हो गया होगा। सही है, वेरी गुड। अब देखो क्या हुआ बच्चों, इन 2016 ए डाइज। पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन के 1 साल बाद पार्टनर ए की डेथ हो गई। बच्चों पार्टनर ए की डेथ हो गई एंड फिर उसके 1 साल बाद यानी 2017 में बच्चों क्या हुआ देखो, इन 2017 बी एंड सी, बच्चों जो 2 पार्टनर बचे थे ना, जो 2 पार्टनर सर्वाइविंग पार्टनर्स थे बी एंड सी, सू एक्स, पार्टनर बी एंड सी ने एक्स नाम की थर्ड पार्टी पर केस कर दिया। इन 2017 बी एंड सी सू एक्स in the name and on behalf of AN company without fresh registration, without fresh registration, बिना फ्रेश रजिस्ट्रेशन के 2017 में बी एंड सी ने एक्स नाम की थर्ड पार्टी पर केस कर दिया पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर। अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है देखो, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन for our consideration is whether the suit is maintainable। बी एंड सी नाम के पार्टनर्स का एक्स नाम के थर्ड पार्टी पर केस करना फर्म के नाम पर, बच्चों ये सही है, ये केस सही है, मेंटेनेबल है कि नॉट मेंटेनेबल है? टाइप करो, पहले आप अपना आंसर टाइप करो। बी एंड सी द्वारा किया गया केस फर्म के नाम पर थर्ड पार्टी पर, क्या ये केस वैलिड है कि या केस वॉइड है? देखो बी एंड सी ने ए के डेथ का कोई जानकारी पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रार को नहीं दी, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। चलो आंसर दो। बी एंड सी द्वारा किया गया केस थर्ड पार्टी एक्स पर, बच्चों क्या ये सूट मेंटेनेबल या सूट इज नॉट मेंटेनेबल? इनका किया गया सूट इज मेंटेनेबल या सूट इज नॉट मेंटेनेबल? तो बच्चों जब आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ते हैं तो बच्चों आपका आंसर हमेशा ये आएगा कि सूट इज नॉट मेंटेनेबल यानी कि वॉइड। लेकिन बच्चों आंसर रॉन्ग है। सुनो अभी, आंसर गलत है, जो भी वॉइड आंसर देंगे उनका आंसर गलत है। बच्चों मुझे ये बताओ, बी एंड सी जो थर्ड पार्टी पर केस कर रहे हैं, क्या बी एंड सी का एज अ पार्टनर, बी एंड सी का एज अ पार्टनर पार्टनरशिप रजिस्टर में नाम दर्ज है?
पहले ये सवाल मेरा आंसर दो। बी एंड सी का नाम क्या पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन के वक्त उधर रजिस्टर ऑफ फर्म में दर्ज है? इसका मतलब बच्चों दीज आर द ऑथराइज्ड पीपल हु कैन फाइल सूट ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब बच्चों बी एंड सी का थर्ड पार्टी पर किया गया केस, चलो टाइप करो वैलिड या वॉइड, क्योंकि बी एंड सी का नाम एज अ पार्टनर वहां दर्ज है। तो अब बच्चों आंसर बच्चों वॉइड या वैलिड? वैलिड, यानी कि ये सूट मेंटेनेबल हो जाएगा। भले उन्होंने पार्टनर ए के डेथ के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, डजंट मैटर। वैसे भी डेथ ऑफ पार्टनर का कंपलसरी रजिस्टर ये पब्लिक नोटिस देना जरूरी नहीं है, बराबर है। तो बच्चों अब आंसर पढ़ो। जिन्होंने भी वॉइड आंसर दिया था बच्चों डजंट मैटर, रॉन्ग होने दो, लेकिन आप करेक्ट आंसर जरा सुनो एंड रीजन को अंडरस्टैंड करो, बहुत ही प्रॉपरली रीजन को अंडरस्टैंड करो। एज रिगार्ड द क्वेश्चन whether in case of registered firm, as regard the question whether in case of registered firm, ब्रैकेट में क्या लिखा है, whose business was carried on after its dissolution by death by one of the partners, a suit can be filed by remaining partners। बच्चों आंसर आ गया देखो, a suit can be filed by remaining partners in respect of any subsequent dealings or transaction without notifying to the registrar of firm, without notifying to the registrar of firm, बिना रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को बताए बिना बाकी के पार्टनर्स आगे की डीलिंग्स के लिए केस कर सकते हैं, बिना रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को इंटीमेट किए। कितना क्लियरली लिखा है बच्चों देखो, without notifying to the registrar of firm the changes in the constitution of the firm, it was decided that remaining partners should sue in respect of such subsequent dealings or transaction, even though the firm was not registered again after such dissolution and no notice of partner was given to the registrar. The test applied in this case was whether the plaintiff satisfied only two requirements of section 69। बराबर है बच्चों, प्लेंटिफ ने पार्टनर जिन्होंने केस किया, क्या ये दो कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहे हैं? अगर हाँ तो बच्चों उनका केस किया गया वैलिड है, मेंटेनेबल है। अगर ना तो बच्चों उनका केस किया गया वॉइड है। तो बच्चों ये दो कंडीशन क्या है जरा देखो एंड मुझे आप बताना। 1, the suit must be instituted by or on behalf of firm which have been registered। चलो बच्चों बताओ, बी एंड सी ने जब केस किया फर्म के नाम पर तो क्या वो फर्म रजिस्टर्ड थी? बी एंड सी रिमेनिंग पार्टनर्स ने जब एक्स के ऊपर केस किया तब क्या वो फर्म रजिस्टर्ड थी? हेलो, वो फर्म ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी? यस रजिस्टर्ड थी, यानी पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा, द पर्सन सुइंग, यानी बच्चों जो पार्टनर्स केस कर रहे थे बी एंड सी, द पर्सन सुइंग had been shown as partner in register of firm। जो व्यक्ति बी एंड सी एक्स के ऊपर केस कर रहे थे, क्या उन्हें एज अ पार्टनर फर्म की रजिस्टर में क्या उनका नाम दर्ज है? टाइप करो यस नो, क्या उनका नाम दर्ज है? यस। जब बच्चों दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो इसका मतलब बी एंड सी का एक्स के ऊपर किया गया केस बच्चों वैलिड केस है, मेंटेनेबल सूट है। आई होप आपको मेरा आर्ग्यूमेंट समझ में आ रहा है बच्चों। In view of this position of law, the suit is in the case by B and C against X in the name and on behalf of A and company is maintainable। अब बच्चों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर का ही केस ले लो। चलो बच्चों, ए बी सी पार्टनर्स थे, उन्होंने 2015 में केस को रजिस्टर्ड किया, बरोबर है, 2015 में केस को रजिस्टर्ड किया।
तीनों के नाम एज अ पार्टनर दर्ज हो गए। बाद में 2016 में एक की डेथ हो गई। एंड फिर 2017 में क्या हुआ बच्चों, ध्यान दो। 2017 में बी एंड सी ने, रिमेनिंग पार्टनर्स ने डी नाम के नए पार्टनर को एडमिट किया। डी नाम के नए पार्टनर को एडमिट किया। बच्चों केस समझ में आया? पहले बताओ। एक ही डेथ हो गई 2016 में, एंड 2017 में बी एंड सी रिमेनिंग पार्टनर ने डी नाम के पार्टनर को एडमिट किया। एंड डी नाम के पार्टनर को एडमिट करके उन्होंने ए एन कंपनी फर्म के नाम से एक्स के ऊपर केस कर दिया विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन। विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन। अब बताओ, क्या थर्ड पार्टी पर किया गया केस ये वैलिड या वॉइड? अब बोलो, थर्ड पार्टी पर किया गया केस वैलिड या वॉइड? देवांशु रीजन बताओ, अब क्यों आपने वॉइड बोला? जैसे आप पुटअप कर सकते वैसे पुटअप करो, चलेगा। डोंट वरी अबाउट द लैंग्वेज। देवांशु, पहले देवांशु आंसर देगा, बाकी लोग भी अपना टाइप करो आंसर। बच्चों अब बताओ, बी एंड सी अलोंग विद डी एक्स के ऊपर जो केस किया विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन, तो एक्स के ऊपर थर्ड पार्टी पर किया गया केस बच्चों वैलिड या वॉइड? तो आंसर वॉइड है, बट आई वांट रीजन। जैसा देवांशु ने वॉइड लिखा है, एंड अगर वैलिड है तो वैलिड लिखो। किसी का वैलिड आंसर है? क्या हुआ, किसी का आंसर नहीं आ रहा? डी रजिस्टर्ड ऑफ फर्म में रजिस्टर्ड नहीं था। डी का नाम रजिस्टर ऑफ फर्म में दर्ज नहीं है। डी नए पार्टनर का नाम रजिस्टर ऑफ फर्म में नहीं है। क्या यही रीजन है सबका? यस लिखो। देवांशु के आंसर से क्या सब लोग सहमत हैं? तो बच्चों देवांशु का आंसर एंड बाकी लोग जो सहमति जता रहे हैं, वेरी गुड, एकदम सही आंसर है बच्चों, एकदम सही आंसर है। बच्चों सिर्फ बी एंड सी केस करते अगर बिना डी को लिए तो वो केस सही था, क्योंकि उनका नाम दर्ज था। लेकिन जब डी को इन्होंने पार्टनर एडमिट किया, तो इसका आपको ऐसा नहीं लगता फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए था, ताकि डी का नाम भी रजिस्टर में आ जाता? फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाने से डी का नाम भी आ जाता कि नहीं रजिस्टर में? हेलो, डी का नाम भी आ जाता कि नहीं रजिस्ट्रेशन में, रजिस्टर ऑफ फर्म में? सही बोल रहा हूं? अगर ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा लेते तो। लेकिन इन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए बिना थर्ड पार्टी पर केस कर दिया। तो बच्चों थर्ड पार्टी पर जो केस हुआ है विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन, बच्चों ये मेंटेनेबल सूट नहीं है। मेंटेनेबल सूट नहीं है बच्चों। इसके दो कंडीशन में से पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन दूसरा नहीं हो रहा है। पहला कंडीशन ये है कि ए एन कंपनी नाम की फर्म रजिस्टर्ड है। हाँ है रजिस्टर्ड, लेकिन जो पार्टनर्स केस कर रहे हैं, क्या सभी पार्टनर्स का नाम रजिस्टर ऑफ फर्म में दर्ज है क्या? टाइप करो। क्या डी का नाम भी दर्ज है क्या? पार्टनर डी का नाम भी फर्म में रजिस्टर्ड ऑफ फर्म में दर्ज है क्या? नो। इसलिए बच्चों सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, एंड क्योंकि सेकंड रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है बच्चों, यहाँ पर बी एंड सी अलोंग विद डी जो केस किया है ना एक्स के ऊपर विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन, बच्चों ये वॉइड हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। देखो यानी मैं रीड करता हूँ। वेयर न्यू पार्टनर इज इंट्रोड्यूस्ड, वेयर अ न्यू पार्टनर इज इंट्रोड्यूस्ड द फैक्ट इज टू बी नोटिफाइड। बच्चों ये जो जानकारी है ये रजिस्ट्रार के पास दे देनी चाहिए थी,
एंड रजिस्ट्रार नए पार्टनर का नाम भी दर्ज कर ले मतलब ये लोग अगर नोटिफाई कर देते तो रजिस्ट्रार डी का नाम भी रजिस्टर ऑफ फर्म में दर्ज कर लेता, एंट्री कर देता। लेकिन बच्चों ऐसा हुआ नहीं। देखो, वेयर न्यू पार्टनर इज इंट्रोड्यूस्ड, द फैक्ट इज टू बी नोटिफाइड टू द रजिस्ट्रार who shall make a record of the notice in the entry relating to the firm in register of firm. Therefore, the firm cannot sue as D. New partner name has not been entered in the register of firm. It was pointed out that second requirement, the phrase person suing means person in the sense of individuals whose name appear in the register as partner and who must be all partners in the firm at the date of the suit. तो बच्चों यहाँ जिस दिन केस किया गया एक्स के ऊपर, उस दिन डी का नाम पार्टनरशिप फर्म के रजिस्टर में दर्ज नहीं था। और क्योंकि डी का नाम दर्ज नहीं था बच्चों, फर्म द्वारा किया गया केस थर्ड पार्टी पर बच्चों वैलिड नहीं है, वॉइड हो जाएगा। बच्चों मुझे जरा आप यस नो लिख के टाइप करके बताओ, हैव यू अंडरस्टूड बोथ द एग्जांपल्स, बोथ द केस स्टडीज, हैव यू अंडरस्टूड? हेलो, बोथ द केस स्टडीज आपको समझ में आ गया? तो बच्चों यहाँ तक आपका पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन को लेकर डिस्कशन था। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, फॉर्मेलिटी क्या है, पार्टनरशिप फर्म लॉ की नजरों में कब रजिस्टर्ड माना जाएगा, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। फिर इसके हमने 4 एक्सेप्शनल केस पढ़े। फिर बच्चों ये 2 बेस्ट एग्जाम्पल हमने पढ़े। बच्चों विद दिस आपका पार्टनरशिप फर्म को लेकर रजिस्ट्रेशन की सारी क्राइटेरियाज कंप्लीट हो गई। एंड अब बच्चों पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन पर हम लोग आते हैं। पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन पर आते हैं। बच्चा आपको जरा सीरियसली बताओ, आपने ओसीएम में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बच्चों मुझे ये बताओ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म फर्क है कि सेम? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप and dissolution of firm, are they same? If there is a difference, are they same? Yeah, there is a difference. बच्चों डिफरेंट है। आपको पता है पार्टनरशिप फर्म में कोई अगर नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसे आप क्या कहेंगे? एंड उसके बाद न्यू फर्म बनाई जाती है, उसके बाद ओल्ड फर्म की न्यू फर्म बनाई जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म बनाई जाती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सॉरी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? It is a dissolution of partnership. It is a dissolution of partnership. या चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 4 पार्टनर्स में से गिरीश A1 से रिटायर हो गया, लेकिन बाकी 3 पार्टनर्स ने फर्म को कंटिन्यू किया। तो बच्चों गिरीश का रिटायरमेंट आंसर दो, किसका एग्जांपल है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? गिरीश की रिटायरमेंट होना एंड बाकी पार्टनर्स का फर्म को कंटिन्यू करना, बच्चों इट इज एग्जांपल ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बराबर है, ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं है। लेकिन बच्चों मैं एक और सवाल पूछ रहा हूँ। मान लो बच्चों A1 के जो 4 पार्टनर्स हैं, उन्होंने जब A1 क्लासेस नाम की पार्टनरशिप बनाई तो पार्टनरशिप का जो ड्यूरेशन है टाइप, बच्चों वो पार्टनरशिप एट विल है। बच्चों हमारी पार्टनरशिप एट विल है। अब बच्चों पार्टनरशिप एट विल में क्या हुआ, राहुल सर ने हम तीनों पार्टनर्स को नोटिस दिया एंड राहुल सर ने कहा कि मैं आने वाले मंथ में
A1 क्लासेस नाम की फर्म को डिसॉल्व करना चाहता हूँ, क्योंकि पार्टनरशिप एट विल है। कोई भी पार्टनर नोटिस देकर अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करने की। एंड बच्चों, अगले महीने हमारी A1 क्लासेस का फर्म डिसॉल्व हो गया, तो बच्चों इसको आप क्या कहेंगे, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म या डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जहां पूरा मैटर ही खत्म हो गया, आगे कोई कंटिन्यूएशन नहीं, A1 क्लासेस का नाम ही खत्म हो गया, अस्तित्व खत्म हो गया, तो बच्चों ये डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म हो गया। तो बच्चों, नॉट ओनली इन OCM, इवन इन योर लॉ पेपर, आपके लॉ के पेपर में भी बच्चों आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है, बराबर एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो बच्चों मैंने अभी पढ़ाया नहीं, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। ओके, तो बच्चों लेट अस स्टार्ट, या अब आप पढ़ो जरा हेडिंग में क्या लिखा है। सेक्शन 39 to 47 हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ने जा रहे हैं कि डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, टाइप करो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम एग्जैक्टली। तो आंसर है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, यानी पूरा मैटर खत्म, वाइंडिंग ऑफ बिजनेस, बराबर है। तो बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म की डिसॉल्यूशन करने के तरीके क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, बराबर है। कभी डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म हम वॉलंटरली करते हैं, कभी कोर्ट की इंटरफेरेंस से करते हैं, तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म को लेकर बच्चों अभी हमें पढ़ना है, बड़ा डिस्कशन है, 7-8 सेक्शन एक साथ पढ़ने हैं हमें, साथ में बच्चों डिस्टिंग्विश भी अंडरस्टैंड करना है। एंड बच्चों ये इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है, ऐसा आप बोल सकते हो, इस टॉपिक का ये बेसिकली लास्ट पार्ट है। तो बच्चों मैं स्टार्ट कर देता हूँ। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, CA फाउंडेशन, CS सीट, बैंकिंग, रेलवे, SSC MBA एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तो मैं तैयारी स्टार्ट का कर साथी। देता हूँ। आधार पैन का चेक, हाँ चेक का फोटो ही चाहिए था, तो चेक किया। Is that clear, student? Okay, let us start. बच्चा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39, अब वैसे भी OCM में आपने पढ़ा है, मुझे ज्यादा पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी नहीं रिजोल्यूशन के बारे में। बच्चों सिर्फ आपने OCM में थ्योरी नहीं पढ़ी है, आपने अकाउंट्स में पूरा बच्चों फर्म के डिसॉल्व होने के बाद कैसे अकाउंट्स का सेटलमेंट होता है, हम एसेट्स को कैसे सेल करते हैं, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं, एंड बाद में बचा हुआ पैसा पार्टनर्स आपस में डिवाइड करते हैं। डोंट यू थिंक सो? अकाउंट्स का भी स्टोरी आपको अच्छे से मालूम है, अकाउंटिंग वे भी मालूम है कि नहीं, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म का अकाउंटिंग वे भी मालूम है, डिसॉल्व होती है ना अकाउंट्स अच्छे से आता है। बच्चा है ना आपको ये टॉपिक डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म अकाउंट्स में? यस, चलो बच्चा लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। According to Section 39 of Indian Partnership Act 1932, the dissolution of partnership, बच्चों सेंटेंस कैसे घुमा फिरा के बनाया देखो ना, when there is a dissolution of partnership between all the partners of the firm, see the language they have used, when there is a dissolution of partnership, partnership यानी कि agreement, when there is a dissolution of partnership
between all the partners of the firm. बच्चों पार्टनरशिप फर्म के सभी पार्टनर्स के बीच में जब ज्यूरल रिलेशनशिप खत्म हो जाता है तो समझ जाने का पार्टनरशिप फर्म हैज कम टू एन एंड. So बच्चों, when there is a dissolution of partnership between all the partners of the firm, हम कहेंगे it is dissolution of the firm. हम इसे dissolution of firm कहेंगे. बच्चों मुझे ये बताओ, 4 पार्टनर्स में से एक पार्टनर रिटायर हो गया एंड रिमेनिंग 3 पार्टनर्स ने बिजनेस कंटिन्यू किया, तो क्या हम इसे ऐसा कहेंगे क्या? It is dissolution of partnership between all the partners in a firm. क्या पार्टनर्स सभी पार्टनर्स के बीच में ज्यूरल रिलेशनशिप खत्म हुआ क्या रिटायरमेंट के केस में? जब एक पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ तो उस एक पार्टनर का रिलेशन खत्म हुआ ना बाकी फर्म से. सही बोला मैंने? उस एक पार्टनर का रिलेशन खत्म हुआ फर्म से, बाकी 3 पार्टनर्स तो कंटिन्यू रहेंगे ना बच्चों. इसलिए आप टाइप करो, रिटायरमेंट केस को आप क्या कहेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ ओनली पार्टनरशिप? Yes, it is dissolution of firm, sorry, partnership. एंड सभी पार्टनर जब आपस में बच्चों एक दूसरे के लेकर अपना ज्यूरल रिलेशनशिप खत्म करते हैं तो बच्चों उसको हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं. चलो एनालिसिस पढ़ते हैं बच्चों. फर्स्ट, द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस, बच्चों और सिंपल लैंग्वेज सुनो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब सुनो, फर्म का डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ज्यूरल रिलेशन. ज्यूरल मतलब बच्चों लीगल रिलेशन, उनके बीच में जो लीगल रिलेशन तैयार हुआ था ना बच्चों एग्रीमेंट करने के बाद, सेक्शन 4, that has come to an end. Discontinuation of jural relation existing between all the partners of the firm. बच्चों ये लाइन इंपॉर्टेंट है, between all the partners of the firm. But when only one, लेकिन बच्चों जहां पर कोई एक या एक से ज्यादा पार्टनर रिटायर होते हैं, बच्चों मान लो कोई एक पार्टनर या 2 पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होते हैं, या कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट इंसेन हो जाता है, या किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो ऐसा पार्टनर जो रिटायर हुआ है, डेथ हुआ है, इंसेन हुआ है, इंसॉल्वेंट हुआ है, केवल उसी का ज्यूरल रिलेशनशिप बाकी लोगों के साथ डिसकंटिन्यू हो जाता है. तो इसको हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं कहेंगे, फिर ऐसे केस में हम इसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहेंगे. तो बच्चों सेकंड लाइन पे ध्यान दो जरा, क्या लिखा है? when only one or more partners retires or becomes incapacitated from acting as partner due to death, insolvency or insanity, the partnership, बच्चों फर्म नहीं लिखा है, the partnership, that is relation between such partner and others is dissolved, but the rest may decide to continue. क्या जबरदस्त डिफरेंस दिया है देखो बच्चों फर्म एंड पार्टनरशिप में. इन सच केस देयर इज इन प्रैक्टिस नो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. बच्चों जब भी रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर होता है एंड बाकी पार्टनर्स फर्म को कंटिन्यू करते हैं, तो इसे हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं कहते हैं, इसे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं. Thus, particular partner goes out. The particular partner goes out, but remaining partners carry on business of the firm. It is called dissolution of partnership. Dissolution of firm नहीं बोलने का बच्चों. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब क्या? पूरा वाइंडिंग अप, बंद करो, पूरा बंद करो. यहाँ बंद नहीं होगा, यहाँ 1-2 लोग जाएंगे, बाकी लोग कंटिन्यू करेंगे. तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया.
In case of dissolution of firm, on the other hand, the whole firm is dissolved. पूरा firm dissolve हो जाता है. The partnership terminates between each and every partner of the firm. बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है, ये जो एग्रीमेंट होता है ना पार्टनर्स के बीच में आपस में, हर पार्टनर के बीच में आपस में किया गया एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, उसी को हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं. तो बच्चों आई होप आपको एनालिसिस समझ में आया, क्वाइट इजी. अब एक काम करते हैं बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए, जितना ज्यादा इसको आप इंपॉर्टेंस देकर पढ़ेंगे बच्चों, फेवर में जाएगा आपके, यहाँ ध्यान में रखो. एंड लैंग्वेज इतना टफ नहीं है, आप आराम से इसको समझकर लिख लेंगे, बिल्कुल टफ नहीं है. चलो बच्चों लेट अस स्टार्ट. हम अभी डिस्टिंग्विश पढ़ेंगे, फॉर्म डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है. तो बच्चों पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस को लेकर. बच्चों मुझे ये बताओ, फर्म की डिसॉल्व होने के बाद क्या बिजनेस कंटिन्यू रहता है? फर्म की डिसोल्यूशन के बाद क्या वही सेम बिजनेस कंटिन्यू रहेगा कि बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा ना. एंड अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो कोई एक पार्टनर रिटायरमेंट ले लेगा, तो आपको ऐसा नहीं लगता रिमेनिंग पार्टनर्स विल कंटिन्यू? मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ. तो बच्चों आई थिंक फर्स्ट पॉइंट आपको इमीडिएटली क्लिक हो गया. देखो पढ़ो क्या लिखा है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में पढ़ो बच्चों क्या लिखा है. इट इन्वॉल्व्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस इन पार्टनरशिप. बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ फर्म रिजल्ट्स इनटू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप इन पार्टनरशिप बिजनेस. यहाँ पार्टनरशिप बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ऐसा नहीं बच्चों. इट डज नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस. पार्टनर आते हैं जाते हैं, लेकिन फर्म का बिजनेस चलता है, बरोबर है. एंड यही कारण है बच्चों, जब भी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ होता है पार्टनर का एंड फर्म कंटिन्यू रहती है, तो उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं. डोंट यू थिंक सो? हम इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं. जहां बच्चों नई बैलेंस शीट आपने बनाई, मान के चलो जहां नई बैलेंस शीट बनाई आपने न्यू फर्म की, जहां पर नई बैलेंस शीट आपने बनाई न्यू फर्म की, चलो टाइप करो समझ लेने का. वहां फर्म डिसॉल्व हुआ था कि पार्टनरशिप फर्म, सॉरी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुआ था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? अगर आपने नई बैलेंस शीट बना ली तो इसका मतलब वहां हुआ क्या था, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. बच्चों याद करो, अकाउंट्स में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में नई बैलेंस शीट बनती है क्या? आपने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ा है ना, सारे एसेट बेचकर लायबिलिटीज पे ऑफ होते हैं, याद करो. क्या उसमें नई बैलेंस शीट बनती है? क्या न्यू बैलेंस शीट बनती है? नहीं. जरा याद करके बताओ, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, क्या इसमें आपने अकाउंट्स में नई बैलेंस शीट बनाई थी न्यू फर्म की? न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनाई थी, यस. तो आई थिंक आपको अकाउंटिंग में भी मैं समझा रहा हूं. देखो बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय वाइंडिंग अप? चलो डिफरेंस का दूसरा पॉइंट, वाइंडिंग अप मतलब क्या? पूरा बिजनेस का मैटर क्लोज कर देना. खत्म मतलब खत्म, कम्स टू एन एंड, कम्स टू एन एंड. तो बच्चों बताओ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या लिखा है, देखो. इट इन्वॉल्व्स वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस फर्म. फर्म का पूरा मैटर क्लोज. इट इन्वॉल्व्स वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म एंड रिक्वायर्स रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज. अभी अभी मैंने बताया डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है, बिजनेस वाइंड अप हो जाता है एंड फिर उसके बाद फर्म के सारे एसेट्स बेचे जाएंगे, कैश रियलाइज किया जाएगा एंड वो कैश रियलाइज से लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा. लेकिन बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या वाइंडिंग अप होता है क्या बिजनेस का? वहां बच्चों क्या हम एसेट्स को रियलाइज करते हैं? बच्चों हम वहां रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाते.
याद करो, एडमिशन रिटायरमेंट में हम केवल फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। बच्चों टाइप करो, एडमिशन रिटायरमेंट वाले प्रॉब्लम्स में आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे? याद करो, क्या बनाते हैं आप? एडमिशन रिटायरमेंट में कौन सा अकाउंट बनाते हैं आप? रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड डिसोल्यूशन में? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चों इधर ही समझ में आ गया आपको? बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ना हम केवल एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं, रीवैल्यू। वहां रिवैल्यूएशन होता है, नई वैल्यू दी जाती है। एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बच्चों कोई रिवैल्यूएशन नहीं होता है, सीधा एसेट्स को बेचो, पैसा कैश रियलाइज करो, लायबिलिटीज को पे ऑफ करो। मुझे लगता है अभी यहाँ पे आप अकाउंटिंग माइंड अप्लाई करो बच्चों। आप अकाउंटिंग माइंड अप्लाई करेंगे तो आपको पूरा एक एक वर्ड समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों ने अकाउंट्स में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ा है, जिन बच्चों ने अकाउंट्स में एडमिशन रिटायरमेंट पढ़ा है, उनको एक एक वर्ड समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों राइट हैंड साइड में पढ़ता हूँ, इट इन्वॉल्व्स ओनली रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड रिक्वायर्स ओनली रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। चलो तीसरा, ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ऑर्डर ऑफ कोर्ट। बच्चों मुझे ये बताओ, क्या फर्म की डिसोल्यूशन में कोर्ट का ऑर्डर से फर्म डिसॉल्व हो सकता है? पॉसिबिलिटी है। बच्चों कभी कभी कोर्ट इंटरफियर करके सर्टन केसेस में, कभी कभी कोर्ट इंटरफियर करके सर्टन केसेस में फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन बच्चा आपने कभी पढ़ा है एडमिशन रिटायरमेंट डेथ वगैरह में, यानी जब पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, कभी आपने पढ़ा है अकाउंट्स वगैरह में कोर्ट इंटरफियर करता है? एडमिशन रिटायरमेंट के वक्त कोर्ट इंटरफियर करता है, अभी कैसा सुना है कभी आपने? द आंसर इज नो। यानी बच्चे एक और डिस्टिंक्शन पॉइंट मिल गया हमको। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकता है बाय इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट, लेकिन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नेवर टेक्स प्लेस विद इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता, इनफैक्ट कोई कोर्ट का रोल है ही नहीं। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोर्ट नाम का कोई रोल है ही नहीं, तो ऑर्डर आएगा कहां से? कोर्ट कभी भी डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का ऑर्डर नहीं देता है। कोर्ट हमेशा फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकता है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। बच्चों चौथा डिफरेंस पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, स्कोप। स्कोप बच्चों बहुत फेमस सेंटेंस है, बहुत फेमस सेंटेंस है। मुझे ये बताओ, डोंट यू थिंक सो, बहुत ध्यान से सुनना, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म ऑल्सो इंक्लूड्स डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या ये लाइन आप एक्सेप्ट करते हो? डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म ऑल्सो इंक्लूड्स डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म also includes dissolution of partnership. Don't you think so? लेकिन मैं रिवर्स बोल सकता हूँ क्या? Dissolution of partnership also includes dissolution of firm. Can I assume in that way? Dissolution of partnership also includes dissolution of firm. No, 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 no. बच्चों dissolution of partnership है ना, वो dissolution of firm का हिस्सा हो सकता है, लेकिन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। आई होप सबको समझ में आया मैंने क्या बड़बड़ किया। आई होप सबको समझ में आया। यस नो टाइप करो बच्चों। पॉइंट नंबर 4 समझ में आया क्या? देखो क्या लिखा है, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में पढ़ो, इट नेसेसरली इन्वॉल्व्स डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इट नेसेसरली इन्वॉल्व्स डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एंड राइट हैंड साइड में पढ़ो, इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। बच्चों ज्यादातर मे नॉट इन्वॉल्व ही आता है आंसर। इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म।
चलो बच्चों, लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स। फाइनल क्लोजर, फाइनल मतलब समझ गए ना बच्चों, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। फाइनल क्लोजर मतलब इसके बाद कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा नहीं, कोई नई बैलेंस शीट नहीं बनेगी। फाइनल का मतलब मैटर खत्म। चलो बताओ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या लिखा है बच्चों, पढ़ो। इट इन्वॉल्व्स फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ द फर्म। डू यू एग्री विद दिस लाइन? इट इन्वॉल्व्स फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ द फर्म। डू यू एग्री विद दिस लाइन? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है बच्चों? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का फाइनल क्लोजर हो जाता है, फाइनल क्लोजर हो जाता है। लेकिन बताओ मुझे, एडमिशन रिटायरमेंट वाले केस में क्या फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट्स का फाइनल क्लोजर होता है क्या उधर? क्या उधर फाइनल क्लोजर होता है क्या? द आंसर इज नो। तो लिखा भी है, देखो राइट हैंड साइड में, इट डज नॉट इन्वॉल्व फाइनल क्लोजर ऑफ द बुक्स। इट डज नॉट इन्वॉल्व फाइनल क्लोजर ऑफ द बुक्स। फाइनल क्लोजर ऑफ द बुक्स। बच्चों मुझे बताओ, सबको समझ में आया ये? आर यू श्योर? क्या ये डिस्टिंग्विश पांचों पॉइंट सबको माइंड में आ गया बच्चों? जरा आपका रिस्पॉन्स जानना चाहता हूँ। यस, I hope everyone understood what is difference between dissolution of firm and dissolution of partnership. सबको परफेक्टली क्लियर हो गया बच्चों? वेरी गुड। अब बच्चों अगर नेक्स्ट हेडिंग में बताऊं तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है सेक्शन 40 से लेके 44। बच्चों आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सेक्शन 40 से लेके 44। बच्चे ये जो 5 सेक्शंस हैं, ये एक्चुअली इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के मेथड्स पढ़ेंगे। बच्चों ये जो फर्म डिसॉल्व होता है कि नहीं, बच्चों मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की नहीं बात कर रहा हूँ। जब ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हम करते हैं ना, तो फर्म को डिसॉल्व करने के बच्चों मेथड्स क्या है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म को डिसॉल्व करने के बच्चों मेथड्स क्या हैं? तो एक मेथड है बच्चों वॉलंटरी डिसोल्यूशन। जरा टाइप करो, क्या बोला मैंने? पहला मेथड है वॉलंटरी डिसोल्यूशन। टाइप करो जरा। पहला मेथड जो हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, पढ़ो, टाइप करो बच्चों, वॉलंटरी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। टाइप करो, सब लोग टाइप करो एक बार, वॉलंटरी डिसोल्यूशन। वॉलंटरी डिसोल्यूशन। बच्चे जब हम कहते हैं वॉलंटरी डिसोल्यूशन, मतलब सभी पार्टनर्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके बच्चों अपनी फर्म को डिसॉल्व करते हैं, या कोई एक पार्टनर अपना नोटिस देकर फर्म को डिसॉल्व करता है। यानी बच्चों व्हेन आई यूज द वर्ड ना वॉलंटरी डिसोल्यूशन, तो आपने समझ जाने का कि यहाँ पर कोर्ट का इंटरफियरेंस नहीं है। बिना कोर्ट के ऑर्डर से, बिना कोर्ट के ऑर्डर दिए बिना जब बच्चों हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं, बिना कोर्ट का ऑर्डर या बिना कोर्ट के इंटरफियरेंस से जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, तो बच्चों उसको हम वॉलंटरी डिसोल्यूशन कहते हैं। जरा टाइप करो, यस, हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ वॉलंटरी डिसोल्यूशन? जहाँ पे कोर्ट विल नॉट गिव एनी ऑर्डर, कोर्ट का कोई इंटरफियरेंस नहीं है। तो बच्चों पहले हम यही पढ़ेंगे, वॉलंटरी डिसोल्यूशन के अलग अलग टाइप्स क्या हैं, वॉलंटरी डिसोल्यूशन के अलग अलग मेथड्स क्या हैं। बच्चों ये मैं आपको 9:30 को स्टार्ट करता हूँ। 15 मिनट का ब्रेक ले लो, चाय वगैरह पी लो, कुछ खा लो, आप लोग नाश्ता वगैरह कर लो, एंड बच्चों 9:30 को वापस लेक्चर को ज्वाइन हो जाओ। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर आते ही बच्चों, यानी कि ब्रेक के बाद बच्चों हम वॉलंटरी डिसोल्यूशन का एक एक एंगल पढ़ने को चालू करेंगे। बच्चों डिस्कशन बहुत इजी है, डोंट वरी, बहुत सिंपल है। सो चलो बच्चों, अभी मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं भी चाय पी लेता हूँ, आप भी पी लो।